नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि मैगर क्या होता है, मतलब कि इंसुलेशन टेस्टर भी कह सकते हैं कि इंसुलेशन टेस्टर क्या होता है, प्रतिरोध या रोधन मापन क्या होता है, किस प्रकार ये रोधन का प्रतिरोध नापता है, मतलब कि इंसुलेशन के प्रतिरोध को नापता है, और इसकी संरचना क्या होती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसकी जो मुख्य विशेषताएं आती हैं, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इसका पैमाना कैसा होता है, पैमाने पर इसका पॉइंटर कैसे होता है, टार्क कैसे उत्पन्न होता है, इसकी संरचना के मुख्य भाग कौन से होते हैं, इन सब के बारे में आज बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। और इंसुलेशन टेस्टर मान लो चाहे मेगर मान लो, इसके ऊपर आप देखोगे तो किसी भी प्रकार के पेपर को देखोगे आपको इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन अवश्य मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये एक ऐसा नॉर्मल वे का कोई ऐसा यंत्र नहीं है, मीटर नहीं है जो आपको नॉर्मल रूप से एक से छोड़ के दे जाए। नहीं, ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला यंत्र है। जैसे वायरिंग करते हैं, किसी मशीन की जांच करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, सभी जगह ये काम आता है। इलेक्ट्रिकल के मामले में लगभग काम आता है। तो ऐसी क्या विशेषता है इसके अंदर, वो भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या देखेंगे, मैगर क्या होता है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि पूरा देखने के बाद ही आपको ये ध्यान होगा कि मैगर क्या होता है, मैगर क्यों कहते हैं, ठीक है ना, और क्या नापता है। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूज वाले होते हैं, तो आज उन कंफ्यूज को दूर करेंगे और आप लोगों के जो मन में डाउट है उसको दूर करेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात देखो, यहाँ पे 262 नंबर की क्लास चल रही है, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिकल थ्योरी का नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में करवाया जा रहा है। आप लोग देखोगे तो आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा और आप शानदार रूप से अपनी तैयारी कर सकते हो। चलो मैगर की बात करें तो क्या कह सकते हैं, देखो इसको इंसुलेशन टेस्टर कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इंसुलेशन टेस्टर। क्या कह सकते हैं, इंसुलेशन टेस्टर क्या होता है। एक तो ये होता है इंसुलेशन टेस्टर। अब देखो इंसुलेशन टेस्टर है तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इंसुलेशन को रोधन कहते हैं, तो इसको कह सकते हैं रोधन मापक कह सकते हैं, रोधन मापक कह सकते हैं, या मतलब कि इसको ये कह सकते हैं कि ये इंसुलेशन का प्रतिरोध मेगा ओम में नापता है। ये कह सकते हैं इसके बारे में कि ये इंसुलेशन का प्रतिरोध या प्रतिरोध मान लेते हैं, ये प्रतिरोध मेगा ओम में मापता है। ये कह सकते हैं इसके बारे में। मेगा ओम का मतलब कि ऐसे जैसे अपन बात करेंगे, देखो दो तीन ज्यादा, एक तो आता है रेजिस्टेंस, एक तो ओम मीटर आता है, एक ओम मीटर आता है वो भी प्रतिरोध नापता है। सोचना मेरी बात को, दोनों में अंतर क्या है। एक ओम मीटर आता है वो भी प्रतिरोध नापता है, एक मैगर आता है ये भी प्रतिरोध नापता है। तो कौन सा प्रतिरोध कौन नापेगा, अब चलो आपको दिखाता हूं। जैसे आपको आप इसमें तो आप तुलना करके देखना। जैसे ये आप लोगों ने कोई केबल ली, ठीक है ना, केबल ली, केबल का बाहर का इंसुलेशन है और ये यहाँ पे दिखाएगा कि ये इसके अंदर चालक है। समझ रहे मेरी बात, ये चालक है, इसके अंदर ये केबल है। इस प्रकार के आप लोगों ने दो केबल ले ली, चलो यहाँ दो केबल ले लेते हैं, पास नियरेस्ट है दोनों, चलो ये दो केबल ले ली। समझना मेरी बात को कि आप इसमें अंतर स्पष्ट करोगे। ये होगी दो केबल, एक केबल ये होगी, एक केबल ये होगी, एक केबल ये, इसका तो इसकी कोर ये, इसकी कोर ये है। अब आपसे पूछा जाए केबल का रेजिस्टेंस कितना है, इसके केबल के अंदर का रेजिस्टेंस पूछा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस पूछा है। ये कौन नापेगा, ये ओम मीटर मापता है। देखना मेरी बात को, ओम मीटर मापता है। अब पूछा जाए कि इन दोनों केबलों के बीच का रेजिस्टेंस कितना है, बात तो केबल की चल रही है, दो केबल के बीच का रेजिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है कि इसके बीच का रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दो केबल के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे ये दोनों केबल हैं, एक कोर ये, एक कोर ये, दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा वो मेगर नापेगा। इसका मतलब दोनों के बाहर क्या है, दोनों केबलों के बाहर इंसुलेशन है। इंसुलेशन की इसके बाहर जो अचालक आवरण है, अचालक का रेजिस्टेंस नापेगा। तो ये तो थी इसकी पहचान कि क्या करेगा। अब इसके बारे में और देखें, देखा ये प्रतिरोध को मेगा ओम में नापता है और रोधन मापक होता है। और इसमें होगा कि इसकी संरचना में देखो, इसमें क्या होगा, एक डीसी जनरेटर होगा। मैं इसकी संरचना दिखा देता हूं आप लोगों को, अच्छी तरह शानदार रूप से समझाऊंगा कि ऐसे लगेगा कि आप लोगों को मेगर आपके सामने ही रखा है, ऐसे लगेगा आप लोगों को कि मेगर आपके सामने रखा है। इसकी कुछ विशेषता देखो, इसमें क्या होगा, इसमें संरचना में देखा जाए, इसकी संरचना दिखाता हूं आपको कैसी होती है। संरचना में क्या मिलेगा आप लोगों को, एक तो मिलेगा संरचना में डीसी जनरेटर मिलेगा, ध्यान रखना डीसी जनरेटर, क्या मिलेगा, डीसी जनरेटर मिलने वाला है। और एक डायनेमो टाइप यंत्र मिलेगा, डायनेमो टाइप
इंस्ट्रूमेंट मिलता है। दो चीज़ों का ध्यान रखना, दो मतलब कि ये ऐसा कोई अलग से यंत्र नहीं है, मतलब कि दो यंत्रों को मिलाया गया है। एक वो डीसी जनरेटर है, आप लोग जानते पढ़ चुके हो। एक डायनेमो टाइप इंस्ट्रूमेंट आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें एक सीसी होती है, एक पीसी होती है। सीसी को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, पीसी को पैरेलल में संयोजित करेंगे, फिर उसके बाहर के दो इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, सब कुछ होता है, आप लोग जानते हो, पढ़ चुके हो। दोनों यंत्रों को एक साथ संयोजित करेंगे तो संरचना में क्या मिल गया आपको, एक डीसी जनरेटर होता है, एक डायनेमो टाइप यंत्र होता है। चलो डायनेमो टाइप यंत्र के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, दो कॉइलें होंगी, दो कॉइल होंगी। चलो मैं रिफरेंस के लिए बता देता हूँ। एक सीसी होगी, करंट कॉइल बोलेंगे, एक पीसी होगी, प्रेशर कॉइल बोलेंगे। आप समझ सके हो। पीसी सीसी को कहाँ लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे, लोड के श्रेणी क्रम में। ये किस में लगेगी, ये समानांतर में लगेगी। चलो मैं इसके थोड़ा इसका स्वरूप बता देता हूँ कैसे होता है डायनेमो टाइप यंत्र में। डीसी जनरेटर में क्या होगा वो भी बताऊंगा आप लोगों को, समझ गए। अब सीसी, ये श्रेणी क्रम, देखो ये है सीसी लगेगी श्रेणी क्रम में, समझ गए। अब श्रेणी क्रम के इसमें सीसी के जैसे करंट कॉइल लगी, इसके श्रेणी में एक लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, लो रेजिस्टेंस लगाएंगे। और इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये याद रखना, इसके श्रेणी क्रम में हाई रेजिस्टेंस लगाकर समानांतर में संयोजित करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में लो रेजिस्टेंस लगाकर श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। दो बातें यहाँ पे स्पष्ट हो चुकी हैं, समझ गए। अब वो साथ साथ बाद में लिखवा दूंगा। डीसी जनरेटर में क्या होगा, डीसी जनरेटर में पोल होंगे, आर्मेचर होगा, कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर पर दो ब्रूश होंगे, आप लोग इतना अच्छे से जानते हो। अब ये होता कि आप कहोगे सर कौन सा डीसी जनरेटर हो गया, स्थायी चुंबक मैग्नेटो डीसी जनरेटर होता है। याद रखना क्या होगा, डायनेमो होगा। ऐसे मान लो कि डीसी जनरेटर में मैग्नेटो जनरेटर होगा, मैग्नेटो, इसको कहेंगे, पूछा जाए कि डीसी जनरेटर में कौन सा डीसी जनरेटर होता है, जिसको होता है मैग्नेटो। मैग्नेटो के नाम से आता है। अब मैग्नेटो होता क्या है, आप लोग पढ़ चुके हो, इसको कहते हैं डायनेमो डीसी जनरेटर होता है। डायनेमो का एक छोटा यंत्र होता है, डीसी जनरेटर होता है, जिसको घुमाने से वो वोल्टेज उत्पन्न करके देता है, जैसे अपनी मोटर गाड़ी में लगा होता है बैटरी चार्जिंग के लिए। डायनेमो होता है, ये कैसा होता है, स्थायी चुंबक वाला होता है। ऐसे मान लो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर होता है, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर होता है। ये यहाँ पर स्वरूप मैंने आपको बता दिया है, कैसा होगा, स्थायी चुंबक डीसी जनरेटर होगा। चलो यहाँ मैंने आपको डायनेमो टाइप यंत्र के बारे में बताया कि दो यंत्र कैसे होंगे, एक मैंने आपको डीसी जनरेटर के बारे में बताया कि किस प्रकार का होगा। चलो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, समझ गए। आपको इसकी संरचना देख लेते हैं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये रहेगा कि आप लोगों को मैगर के बारे में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, पूरी बातें बताऊंगा। अब देखो आप लोग समझ गए कि एक डीसी कौन सा लिया आप लोगों ने, स्थायी चुंबक लिया। चलो मैं स्थायी चुंबक बना देता हूँ। और एक लिया आपने डायनेमो टाइप यंत्र लिया, उसमें भी क्या था, स्थायी चुंबक थी। आप लोग समझते हो कि डायनेमो टाइप यंत्र लेते हैं, इसमें या तो सीसी द्वारा चुंबकीय फ्लक्स होता है या फिर स्थायी चुंबक ले सकते हैं। चलो मैं दोनों की स्थायी चुंबक की बात कर लेता हूँ। चलो यहाँ मैं दो चुंबक ले लेता हूँ, एक डीसी जनरेटर के लिए और एक ले लेता हूँ इस डायनेमो टाइप यंत्र के लिए। मैं यहाँ दो चुंबक ले लेता हूँ। देखो ये एक चुंबक ले ली मैंने, आपको समझ गए, और एक चुंबक ये ले लेता हूँ, दोनों चुंबक ले लेता हूँ। मैं पूरी बातें समझाऊंगा आप लोगों को। चलो एक चुंबक में ये ले ली। अब कहोगे सर इतनी लंबी चौड़ी क्यों नहीं, देखो यहाँ पे एक डीसी आपको डायनेमो टाइप यंत्र दिखाता हूँ, यहाँ पे डीसी जनरेटर। मैं चलो यहाँ दिखा देता हूँ, इसके दो पोल होंगे, समझ गए आप लोगों को। मैं यहाँ पोल शू लगा देता हूँ। पोल शू क्यों लगाते हैं आप लोग जानते हो, समान चुंबकीय फ्लक्स वितरण के लिए पोल शू का लगाया जाता है। यहाँ पोल शू लगा देता हूँ। चलो कुछ लंबा कर देता हूँ। चलो यहाँ मैं दो पोल शू लगा दिया आप लोगों को, ये लगाए पोल शू, ठीक है। एक चुंबक ये हो गया, यहाँ भी मैं वही पोल शू लगा देता हूँ। मेरे कहने का था कि आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। एक पोल शू ये लिया मैंने, एक पोल शू का मतलब समझते हो कि एक नरम लोहे का टुकड़ा होता है जो समान चुंबकीय फ्लक्स को वितरण करता है। यहाँ पे एक पोल शू ये लगा दिया मैंने, दो चुंबक ली थी, दोनों चुंबक पे पोल शू लगाया। अब समझ गए आप लोग, यहाँ क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे एस होगा। ये एन है और ये एस है और ये एन है, समझ गए। अब दो चुंबक ले लिए, मतलब कि एक इस यहाँ वो यंत्र दिखाएंगे चुंबकीय फ्लक्स आपको, यहाँ डायनेमो टाइप यंत्र दिखाता हूँ और यहाँ आपको डीसी जनरेटर दिखाता हूँ। इसके अंदर क्या होगा आप लोग जानते हो कि दोनों चुंबकीय पोल के बीच में क्या होगा, एक आर्मेचर होगा। चलो मैं यहाँ आर्मेचर दिखा देता हूँ, ये आर्मेचर दिखा दिया आप लोगों को, ये आर्मेचर दिखा दिया।
ठीक है, ये आर्मेचर दिखाया। अब आर्मेचर पे क्या होगा, कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर पे क्या होगा, 2 कार्बन ब्रश होंगे। चलो मैं यहाँ 2 कार्बन ब्रश दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो इसको घुमाएंगे तो बाहर चुंबकीय फ्लक्स निकल, अपने को ईएमएफ निकल के आएगा बाहर। इसको ये हो गया। अब देखो स्थायी चुंबक, इसको प्राइमोर तो चाहिए, डीसी नेटवर्क क्या चाहिए, प्राइमोर चाहिए। चलो मैं यहाँ प्राइमोर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि प्राइमोर में क्या होगा। एक चलो हैंडल लगा देते हैं, यहाँ मैं एक हैंडल लगा देता हूँ, ये हैंडल लगा दिया इसको घुमाने के लिए, समझ गए आप लोगों को। अब इसको घुमाएंगे, यहाँ तक की बात स्पष्ट हो चुकी है। यहाँ क्या होगा देखो, मैंने आपको बताया कि अपने डायनेमो टाइप यंत्र में 2 कॉइलें होंगी। चलो मैं यहाँ 2 कॉइलें दिखा देता हूँ आप लोगों को, पूरा स्वरूप समझाऊंगा एक एक बारीकी से। यहाँ 2 कॉइलें दिखा देता हूँ, एक कॉइल मैं ये ले लेता हूँ। 2 कॉइलें कैसे होंगी, एक पीसी होगी, एक सीसी होगी। ये क्या होगी, ये 2 कॉइलें ले ली मैंने आपको, समझ गए। अब 2 कॉइलों में क्या लिखेंगे, ये चलो मैं लिख दूंगा बाद में, आप ये 2 कॉइलें ले लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 कॉइलें ले ली। दोनों कॉइलें कैसे होंगी, 90 डिग्री के अंतर पर स्थापित होगी, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो डायनेमो टाइप यंत्र को। यहाँ ये क्या होगी, ये सीसी होगी, ये सीसी और ये पीसी। पीसी का मतलब प्रेशर कॉइल होगी, सीसी का मतलब करंट कॉइल रहेगी। अब आप लोग इतना जानते हो, करंट कॉइल हमेशा सीरीज में संयोजित होती है और प्रेशर कॉइल हमेशा समानांतर में संयोजित होती है। तो मैं यहाँ इनका संयोजन कर देता हूँ। सप्लाई कहाँ से मिलेगी, देखो ये ऐसे मानो कि डायनेमो टाइप यंत्र डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ इन दोनों कॉइलों को सप्लाई चाहिए। और चुंबकीय फ्लक्स तो ऑलरेडी इधर जा रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स एनसीएस की और ये एनसीएस की इधर आ रहा है। चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी है यहाँ पे। चलो मैं इसको सप्लाई दूंगा, देखो यहाँ से। अब सप्लाई में एक तो ये निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव निकलने वाला है। क्या निकलेगा, पॉजिटिव। मान ला कि ये पॉजिटिव निकला यहाँ पे, और यहाँ इसको मैं सप्लाई दे देता हूँ यहाँ से लाके इसको, और ये निकल गया आप लोगों का नेगेटिव। चलो यहाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव, इस दोनों कॉइलों को सप्लाई देंगे। चलो आगे, ये आगा आपका नेगेटिव, आगे ये आगा पॉजिटिव। सीसी कहाँ संयोजित करनी है, श्रेणी क्रम में। सीसी ये है, श्रेणी क्रम ये संयोजित करेंगे ये। और मैंने आपको बताया सीसी के श्रेणी क्रम क्या लगेंगे, लो रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा दिया। कैसा, लो मान का रेजिस्टेंस, बहुत कम मान का रेजिस्टेंस लगा दिया, ये लगाया रेजिस्टेंस। और ये लग गई सीसी श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम किसे, लोड के श्रेणी क्रम में। और ये बाहर आ गया आपका ये निकल के एल आ गया, ये लाइन का तार निकल गया, क्योंकि पॉजिटिव है, लाइन निकल के आया था, लाइन आगे श्रेणी क्रम में आ गई। गौर से देखना, आई कि नहीं आई। अब आप लोग देखोगे इसको कहाँ पे, इसको पीसी को देखेंगे। पीसी कहाँ लगती है, समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में मतलब इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए, समझ गए मेरी बात को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। चलो यहाँ मैं इसको पॉजिटिव दे देता हूँ, ये सप्लाई का तार यहाँ से तक गया, सॉरी यहाँ ये देखो यहाँ से ये तार आया यहाँ पे। अब मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ, संयोजन कर देता हूँ। देखो सीसी कहाँ लगते हैं आप लोग जानते हो, सीसी कहाँ लगते हैं, श्रेणी क्रम में। किसके, लाइन के श्रेणी क्रम में। ये लाइन का तार उठ के आया, पॉजिटिव आया है, ये आया यहाँ पे, ये सीधा सीधा कहाँ गया, ये सीधा से लगा यहाँ पे, और ये गया यहाँ पे। चलो यहाँ गई, यहाँ से तार उठ के आएगा, और ये यहाँ से आएगा बाहर, और यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगा देंगे। कैसा रजिस्टेंस, मैंने आपको बताया था, इसका रजिस्टेंस लगता है सबसे कम मान का रजिस्टेंस, लो रजिस्टेंस लगता है, समझ गए। तो यहाँ लो रजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये लगा दिया लो रजिस्टेंस। अब इसको बाहर निकाल देता हूँ 2 तारों को, और ये लगा दिया आपका एल। ये एक लीड आ गई किसकी, इसकी अपने मेगर की। अब दूसरा ये है पीसी। पीसी को कहाँ लगाएंगे, समानांतर क्रम में। देखो 2 तार आ गई, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव आया है, ये लाइन का तार। इसको यहाँ ले आएंगे सीधे। तो इसको पहले तो मैं पॉजिटिव दे देता हूँ। देखो इसी तार को, ये क्या है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव दिया इसको, यहाँ से दे दिया पीसी को। अब इसको नेगेटिव दे देंगे। चलो यहाँ नेगेटिव देख के बात करता हूँ, ये आया नेगेटिव यहाँ से उठ के। चलो नेगेटिव हम ब्लैक रंग से दिखा देता हूँ आप लोगों को कि नेगेटिव कैसा था, ब्लैक रंग का आ गया। ये आ गया नेगेटिव तार, और ये आ गया नेगेटिव तार, ये आ गया। और ये कहाँ पे आया, यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, इसको दे दिया। बोलो पीसी को नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। चलो पीसी भी पैरेलल में आ गई। अब आप लोग इतना समझना कि पीसी पैरेलल में आई है, और ये 2 तार यहाँ बाहर निकल गया आपके ई का। लेकिन ये बताया था कि पीसी के श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस लगता है, तो श्रेणी क्रम ये आ गई, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो ये लो रेजिस्टेंस, लो आर, और ये हाई आर कहाँ लगे, ये आपका होगा। अब ये आप देख देंगे ये 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पे पैमाना होगा। चलो पैमाना यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं, ये आ गया पैमाना आपका, ये पैमाना, ठीक है ना। ये आपका हुआ पैमाना। यहाँ आपका पॉइंटर लगेगा दोनों कॉइल के बीच में। यहाँ आपका मैं, चलो ये पॉइंटर दिखा दे, ये आपका हो गया पॉइंटर, हो गया पॉइंटर। यहाँ से पॉइंटर शुरू है, यहाँ पॉइंटर आ गया यहाँ पे, ये पैमाना हो गया। पैमाने पे क्या होगा, देखो याद रखना, पैमाने पे लेफ्ट साइड जहाँ होगी, याद रखना मेरी बातें बहुत पूछी बार गई हैं, कई बार पूछी गई हैं। यहाँ अनंत होगा, यहाँ 0 होगा।
इस साइड में अनंत होगा, कौन सी, लेफ्ट साइड में, देखो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में इसको उठा के ऐसे करेंगे लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा, अनंत होगा, यहाँ 0 होगा। अब अनंत में यहाँ मेगा ओम में होगा, बहुत अनंत होगा यहाँ पे। चलो इसके पैमाना दिखा देता हूँ। ये हो गया, समझ गए। ये आपका क्या है, स्केल है, ये आपका क्या है, पॉइंटर है। ये तो थे इसकी संरचना। और ये क्या है, मैग्नेट है, कौन सी है, स्थायी चुंबक मैग्नेट, स्थायी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। ये आपके क्या है, मैग्नेट है। अब मैं इसकी कार्यप्रणाली लिखा देता हूं आपको। ये आपका पता आपको हैंडल है और कुछ नहीं, बस ये आपका आर्मेचर है। चलो इसके मैं इसकी कार्यप्रणाली लिखा देता हूं। जैसे क्या होगा, देखो इतना आप लोगों ने पहले लिख लिया कि कितनी सीसी होंगी, कितनी पीसी होंगी, कैसे होंगी, सब लिख लिया था ना। अब देखो यहां से आप लोग इसको घुमाओगे, ये घुमाएंगे कितने, 140 आरपीएम से 160 आरपीएम पर घुमाएंगे। तो कितना वोल्टेज देगा आपको, ये 500 वोल्टेज मिनिमम देगा और 1 मेगावोल्ट मैक्सिमम देगा। ये आपको 1 मेगावोल्ट याद रखना, 500 से 1 मेगावोल्ट देगा। इस प्रकार का जनरेटर लेते हैं, यहाँ पे 1 मेगावोल्ट वाला लगते हैं। 100 पूछा जाएगा कि डीसी जनरेटर में मेगर की आरपीएम क्या होती है, 140 से 160 आरपीएम पर घुमाया जाता है इसको, समझ गए। और ये एक प्रकार का क्या है, ऐसे मान लो कि एक प्रकार का ओम मीटर है। ओम मीटर भी ऐसा ही होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटो, ये एक प्रकार का डायनेमो है। आप लोग इतना समझ चुके हो। इसकी कार्यप्रणाली लिखा दो। देखो यहाँ पे 2 तार हैं, ई और एल, एक ग्राउंड का तार और होता है यहाँ पे। इसमें ग्राउंड तार निकल के आता है, ई जी का निकल के आता है। चलो वो बात की बात है, जिसमें इसमें आपको लगे कि इसमें झटका लगने की संभावना या वाइब्रेशन होता है या इंडक्शन का प्रभाव जाता है, तो इसकी फैक्चुअल होता है ना वहाँ पे, तो ग्राउंड का काम लेते हैं। ग्राउंड ऐसा आता नहीं है, दोनों मेन तार यही है। अब समझना इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये तो इसकी समझना, वर्किंग देख लो इसकी। क्या देखेंगे, वर्किंग। चलो वर्किंग की बात करता हूं। देखो वर्किंग में क्या होगा, आप लोग ये देखोगे, यहां से मैं एक माना कि मैं कोई अज्ञात रेजिस्टेंस लगा देता हूं। वर्किंग में लिखेंगे जब ई व एल के मध्य, ई एल के मध्य अज्ञात रेजिस्टेंस लगाया जाता है, अज्ञात रेजिस्टेंस संयोजित किया जाता है जिसका मान पता नहीं है, या इंसुलेशन है। जैसे ये दो चालक आगे 2 केबल हैं और जैसे ये केबल है कि दोनों को यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे दोनों को लगा देता हूँ, तो क्या होगा, वो कंडीशन दिखाता हूँ क्या होगा। देखो यहाँ से इसको घुमाएंगे, जब ई और एल के मध्य अज्ञात रेजिस्टेंस लगाया जाता है और मैगर को 140 से 160 आरपीएम पर घुमाया जाता है। आरपीएम पर लिख लेना, पर घुमाया जाता है। तो कितने वोल्टेज होंगे, मिनिमम माना कि 500 वोल्टेज उत्पन्न हुए। किसके होंगे, डीसी के होंगे। तो डीसी वोल्टेज उत्पन्न करके, क्योंकि डीसी जनरेटर है। तो अब देखो ये कॉइल कौन सी थी, सीरीज। इस सीरीज में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सीसी में से धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित। चलो हो गई, सीसी में से धारा प्रवाहित हुई। तो सीसी क्या करेगी, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स से धारा प्रवाहित हुई। पीसी में तो ऑलरेडी धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि पीसी में वोल्टेज के कारण धारा प्रवाहित होगी और सीसी में लोड के कारण, सीसी में धारा प्रवाहित होगी लोड करंट के अनुसार, लोड धारा के अनुसार होगी। जितनी धारा प्रवाहित होगी उतना ही अधिक टार्क बनाएगी। तो ऐसे मान कि सीसी में क्या होगा, टार्क उत्पन्न होगा। देख लो, सीसी में टार्क उत्पन्न होता है। अब पूछा जाए क्यों होता है, क्योंकि सीसी चुंबकीय फ्लक्स में स्थिर है। क्योंकि सीसी चुंबकीय फ्लक्स में स्थापित है कि नहीं है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी है, स्थापित है, इसलिए टार्क उत्पन्न होगा इसका। समझ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया, लो रेजिस्टेंस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें से धारा प्रवाहित करवानी है, इसलिए दोनों में एंगल उत्पन्न हो जाए, दोनों में फेज डिफरेंस लिख लेना। कि पूछा जाए कि रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है, तो लिख लिए पीसी के श्रेणी करें, पीसी के श्रेणी में हाई आर, हाई रेजिस्टेंस, और सीसी के श्रेणी में लो रेजिस्टेंस। दोनों कॉइल में लिख लें, दोनों
कॉइल में फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए, फेज अंतर उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है। होगी। अब देखो यहाँ पे इसमें से धारा प्रवाहित होगी, ये शीशी में क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, धारा ये टार्क उत्पन्न करेगी और दो टार्क अब हो गए, दो टार्क, एक टार्क तो इसका होगा, किसका, पीसी का होगा, क्योंकि पीसी ऑलरेडी टार्क उत्पन्न कर रही है। लिख लेना आगे, शीशी में उत्पन्न पीसी का उत्पन्न टार्क मुख्य चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे दो चुंबकीय फ्लक्स होंगे। देखो एक तो इसका चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई एस, फाई पीसी का होगा, एक फाई सीसी का होगा और फाई एम मेन है, मेन चुंबकीय फ्लक्स होगा, फाई एम होगा। सीसी और पीसी का चुंबकीय फ्लक्स इससे मतलब कि प्रतिक्रिया करेगा और सीसी का टार्क इसको घुमाएगा। तो लिख सकते हैं पीसी का चुंबकीय फ्लक्स मेन चुंबकीय फ्लक्स में प्रतिक्रिया के कारण वहाँ पे टार्क उत्पन्न होता है और ये पॉइंटर इधर घूमना, लेकिन पॉइंटर जीरो की तरफ घूमना शुरू करता है, पॉइंटर जीरो की तरफ घूमेगा। यदि यहाँ धारा प्रवाहित होती है इसमें सीसी में धारा प्रवाहित होगी, याद रखना सीसी में धारा प्रवाहित होगी तो पॉइंटर जीरो की तरफ आने की कोशिश करेगा। पॉइंटर में धारा प्रवाहित होगी, पॉइंटर इसमें सीसी में, तो पॉइंटर जीरो की तरफ आने की कोशिश करेगा। एक तो ये याद रख लेना, सीसी में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो पॉइंटर अनंत की तरफ जाने की कोशिश करेगा। दो चीजें आ गई, यहां धारा प्रवाहित कब होगी, जब लोअर में रेजिस्टेंस होगा, यहां रेजिस्टेंस होगा तो सीसी में धारा प्रवाहित होगी, यहां रेजिस्टेंस नहीं होगा। जैसे मान लो इसको ओपन सर्किट कर देता हूं, अब सपोज करिए ओपन सर्किट कर दिया तो अब इसको घुमाएंगे यहां से, तो क्या ये धारा प्रवाहित होगी, सीसी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ओनली सिर्फ पीसी में वोल्टेज के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ वही है, सीसी में कोई फ्लक्स उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि सीसी तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो लोड धारा चल नहीं रही है, तो सीसी में धारा उत्पन्न नहीं होगी। सीसी में धारा उत्पन्न हुई तो ये पॉइंटर इधर जाएगा। दो चीजें आएंगी, करंट कॉइल में लोड के कारण धारा उत्पन्न होती है तो ये अनंत के, ये जीरो की तरफ मूव करने की कोशिश करती है। और यदि सर्किट ओपन है, मान लीजिए कि ये दो केबल हैं, दोनों को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना, दोनों को यहाँ रख देता हूँ और धारा प्रवाहित होती है, 1% भी धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से उठेगी सुइया और ये किधर जाएगी, जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगी, यहाँ से हिलेगी, फिर मेगा ओम में, यहाँ क्या मेगा ओम है, फिर ये ओम में आने, किलो ओम की में इधर आएगी। अब दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, देखो कोई दोनों अलग अलग है, दोनों केबल अलग अलग हैं, तो इसको घुमाओगे तो क्या धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये इधर जाएगी। अब कितनी इधर जाएगी वो तो ये देखा जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस का मान कितना है। धारा जाएगी, माना कि इसमें बीच में रेजिस्टेंस का मान मेगा ओम में है, किलो में, कुछ तो धारा उत्पन्न होगी, तो वो धारा पर डिपेंड करता है, समझ गए। पीसी में उत्पन्न टार्क, पीसी में प्रेशर कॉइल में उत्पन्न धारा लिख लेना सप्लाई वोल्टेज के अनुसार होती है। सीसी में उत्पन्न धारा लोड के अनुसार होती है और ये टार्क भी लोड के अनुसार होगा और ये वोल्टेज के अनुसार होगा, टार्क जितना वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, समझ गए। ये तो थी इसकी कार्यप्रणाली, थी कि सीसी में टार्क कैसे उत्पन्न होगा, पीसी में टार्क कैसे उत्पन्न होगा और इसको कितनी आरपीएम पर घुमाया जाएगा। तो ये प्रश्न काफी बार आया है कि मेगर की आरपीएम स्पीड क्या होती है, 140 से 160 आरपीएम होती है। अब देखो इसमें कुछ मुख्य बातें लिखवा देता हूं आप लोगों को, यहाँ किसी प्रकार की समस्या तो बता देना। एक चीज और आती है, इन दो देखो इसमें तो ऑलरेडी पीसी में तो टार्क होता ही है, क्योंकि तो इसको घुमाते ही टार्क उत्पन्न हो जाएगा, इसमें तो सीसी में टार्क उत्पन्न होगा। तो ये मीटर को यदि यंत्र को काम में नहीं लेते हैं, मेगर को काम में नहीं लेते, तो पॉइंटर कहाँ रुकता है, इसका सारी बातें लिखवा देता हूँ। पॉइंटर कहाँ रुकेगा, वोल्टेज कितना होगा, इसकी विशेष बातें लिख लो, फिर आपका ये मेगर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ नोट लगा के 2-4 बातें लिखो, नोट लगाने वाली बात आ गई और लिखो नोट लगा के। ये मेगर 140 से 160 आरपीएम पर कितना वोल्टेज उत्पन्न करके देगा, न्यूनतम 500 वोल्ट डीसी और अधिकतम 1 मेगा वोल्ट डीसी उत्पन्न करके देता है। ये दो चीजें रखना। अब आप लोग कितने का लेंगे मैं आपको बताऊंगा, कितने का मेगर प्रयोग करना, कितने वोल्टेज का मेगर प्रयोग करना चाहिए। मेगर का पैमाना अनुपातिक होता है, एक बात, पैमाना कितने डिग्री पे होगा, पैमाना की यदि बात की जाए तो पैमाने पर क्या होगा, पैमाने पर लिख लेना दाईं साइड 0 होता है, दाईं साइड 0 और बाईं साइड
अनंत होता है, लिख लेना अनंत होता है। दो चीज़ याद रखना, लेफ्ट साइड अनंत रहेगा और राइट साइड 0 रहेगा। इसलिए पैमाने पर क्या होगा, 0 से मेगा ओम, पैमाना 0 से मेगा ओम तक होता है। एक बात ये आ गई। मेगर का प्रयोग देखो, अब इसको घुमाओगे तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज है कि नहीं है, डीसी वोल्टेज, तो क्या इसको दोनों लीडों को छू सकते हैं, नहीं, किसी भी लीड को नहीं छू सकते। इसलिए कह सकते हैं एक बात और लिख लो, मेगर का उपयोग करते समय, मेगर का उपयोग करते समय उसके किसी भी लीड को नहीं छूना चाहिए। मेगर का उपयोग करते समय या मेगर का उपयोग करते समय उसकी किसी भी सिरे को नहीं छूना चाहिए। एक स्पेशल ध्यान दें, काफी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार के यंत्र का उपयोग, किस प्रकार के यंत्र की लीड नहीं छूनी चाहिए उसके उपयोग ले। तो मेगर आ गया, ओम मीटर आ गया, ये दोनों हैं, अर्थ टेस्टर आ गया, इनको नहीं छूना चाहिए कभी भी, इसे दूर हो जाना चाहिए। एक बात आ गई। अब मेगर का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, मेगर का प्रयोग वहाँ नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए भाई, मेगर का प्रयोग वहाँ लिख लो, मेगर का प्रयोग वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ पहले से सप्लाई हो, सप्लाई वाले स्थान पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सप्लाई देगा डीसी, और वो मिलेगी आपको एसी। जैसे किसी बोर्ड में आप मेगर का प्रयोग कर रहे हो, किसी मशीन में कर रहे हो, वहाँ ऑलरेडी सप्लाई है, तो इसको लगाते ही फॉल्ट हो जाएगा, वहाँ पे पूरा सिस्टम चल जाएगा। इसलिए हिदायत दी जाती है कि मेगर का उपयोग वहाँ नहीं करना चाहिए जहाँ ऑलरेडी पहले से सप्लाई मौजूद हो। एक बात आ गई। अब मेगर में एक चीज़ लिखना, मेगर में नियंत्रक बल नहीं होता है, नियंत्रक बल नहीं होता है, याद रखना, कंट्रोलिंग टार्क नहीं होगा इसके अंदर, तो पॉइंटर कहाँ रुकेगा। लेकिन मेगर में नियंत्रक बल नहीं होता है तो पॉइंटर किसी भी स्थान पर कहीं भी रुक सकता है। लिख लेना, मेगर का पॉइंटर स्केल पर कहीं भी रुक सकता है, ऐसा निर्धारित नहीं कि 0 पर रुकेगा या अनंत पर रुकेगा, कहीं भी रुक सकता है, कहीं भी ठहर सकता है। एक याद रखना बात, ठीक है ना। अब आपको ये पूछा जाता है कि मेगर का उपयोग कितने वोल्ट तक करना चाहिए। जैसे अपने घरेलू सप्लाई की बात करें, घरों की वायरिंग चेक करनी है तो कितने वोल्टेज का मेगर प्रयोग करें, याद रखना, कितने वोल्टेज का मेगर प्रयोग करें। अब कितने वोल्टेज का करना चाहिए, सप्लाई वोल्टेज से 2 गुने से अधिक नहीं होना चाहिए। लिख लो, जैसे अपने घर पे मैक्सिमम यदि देखा जाए तो 250 वोल्टेज हो सकते हैं, तो 500 वोल्टेज से अधिक का मेगर प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ये ध्यान दी जाती है इसमें। चलो और देखते हैं इसमें क्या होता है। हाँ, मेगर का उपयोग कहाँ किया जाता है, यूज की बात करें कहाँ किया जाता है। देखो ये 2 लीड होंगी, इनके बीच में यदि कोई रेजिस्टेंस आएगा तो टार्क उत्पन्न होगा, आपको बताएगा। यदि इनके बीच में कोई धारा नहीं है, एक होता है मेगर का उपयोग करते समय इसको 0 एडजस्ट कर लेना चाहिए, इसको 0 पर सेट, एक लिख लेना, मेगर का उपयोग करते समय इसको 0 पर एडजस्ट कर लेना चाहिए, 0 पर समायोजन करना चाहिए। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक शॉर्टकट तार लगाया, तो रेजिस्टेंस तो है नहीं, पूरी धारा चलेगी, ये 0 पर आएगा, इसको घुमाएंगे तो ये मेगर का पॉइंटर 0 पर आएगा, तो सही है, अन्यथा इसको 0 पर कर लेना चाहिए। एक ये आती है बात इसमें। को कहाँ करते हैं, रोधन प्रतिरोध नापने के लिए, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। चलो एक ही बात याद है। एक आता है कंटिन्यूटी, निरंतरता, कंटिन्यूटी जांच करने के लिए, कंटिन्यूटी या इसको कहते हैं निरंतरता, निरंतरता की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं, याद रखना। निरंतर जांच कैसे, जैसे एक केबल है, केबल का एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, केबल बीच में से टूटी है या नहीं टूटी है। आप लोग देखोगे केबल सही है गलत है, तो यहाँ इसका एक सिरा ये उठा के यहाँ लगाएंगे, एक सिरा ये लगाएंगे, इसको घुमाएंगे, यदि तार बिल्कुल सही होगा तो 0 रीडिंग देगा आपको, और यदि नहीं होगा तो क्या करेंगे, ये अनंत की तरफ जाएगा। इसका मतलब केबल बीच में से ब्रेक है, कहीं से फॉल्ट है, केबल बीच में से ब्रेक है। या ये देखेंगे जैसे ये 2 कोर हैं किसी केबल के अंदर हैं, अब दोनों अंदर से फॉल्ट तो नहीं है, दोनों को इधर से ओपन कर दिया, दोनों से इधर से, और यहाँ पे मेगर का उपयोग करेंगे तो यदि फॉल्ट होगी तो क्या मिलेगी आपको, 0 रीडिंग मिलेगी, यदि सही होंगे तो आपको मेगा ओम में रीडिंग मिलेगी। तो मेगर का उपयोग करते समय से कम कितनी रीडिंग होनी चाहिए, इक्विपमेंट के अनुसार 1 मेगा ओम से किसी भी प्रकार की रीडिंग कम नहीं होनी चाहिए। यदि 1 मेगा ओम से कम है तो उसको सुधार करना चाहिए। जैसे अपने घर की वायरिंग को चेक करें, कम से कम कितनी रीडिंग देना चाहिए मेगर, 1 मेगा ओम। चलो 2 वाइंडिंग के बीच के इंसुलेशन, 2 वाइंडिंग के बीच का इंसुलेशन जांच कर सकते हैं। जैसे अपने पंखे की बात करें या किसी कूलर की बात करें, 2 वाइंडिंग होती हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक मेन वाइंडिंग होती है। दोनों वाइंडिंग आपस में शॉर्ट तो नहीं है, इसलिए दोनों वाइंडिंगों के एक वाइंडिंग का एक सिरा इधर ले लेंगे, एक वाइंडिंग का दूसरा सिरा है वो मेगर को घुमाएंगे। यदि वो शॉर्ट होंगी तो मेगर 0 रीडिंग देगा, यदि सही है तो मेगर मेगा ओम में रीडिंग देगा। इसका मतलब आपकी वाइंडिंग सही है। चलो किसी मशीन की वाइंडिंग बॉडी के साथ टच तो नहीं है,
किसी मशीन की वाइंडिंग बॉडी के साथ टच नहीं है, इसकी मेगर की जांच करेंगे तो एक तार मेगर की मशीन की बॉडी पे लगाएंगे, एक तार कहाँ लगाएंगे, इसका एक तार उठा के एक लीड लगा के वाइंडिंग पे लगाएंगे, फिर घुमाएंगे। यदि वाइंडिंग इसके साथ टच होगी तो 0 रीडिंग मिलेगी और नहीं टच होगी तो मेगा ओम में रीडिंग मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसका मतलब वहाँ भी इसकी कंटिन्यूटी जाँच है, या अर्थ की निरंतरता की जाँच करते हैं, या मेगर में इसमें 2 इंसुलेशन रजिस्टेंस की जाँच करते हैं, वहाँ इसका मेगर का प्रयोग किया जाता है। और आपको दे दी कि विधाई दी जाती है कि मेगर का प्रयोग करते समय किसी भी लीड को नहीं छूना चाहिए, किसी भी लीड को नहीं छूना चाहिए। और ये कौन कौन से यंत्र आते हैं, क्योंकि मेगर आता है, ओम मीटर आता है, अर्थ टेस्टर आता है, इनमें ऑलरेडी सप्लाई होती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये तो था आपका मेगर, किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो या मैंने आपको नहीं बताया हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है वो आप कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।